हेलो फ्रेंड्स, मैं सोच स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 3 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से मैं डिस्कशन करता हूं। आप वीडियो लास्ट तक देखा करिएगा क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जो है रखे जाते हैं, डाले जाते हैं। तो पहला देखिएगा, खेचो पलरी वेटलैंड्स है। ये आपको नाम याद रखना है। खेचो पलरी वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो पूछ रहा है यह किस राज्य में स्थित है जिसको वेटलैंड्स सूची में जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये वेटलैंड्स किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड। सही उत्तर आपका रहेगा ये आपका सिक्किम में स्थित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिक्किम का आपका पहला रामसर साइट है, इसलिए ये क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कल हम लोग जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाए थे, उसके उपलक्ष्य में हम पूरा आप लोग को वेटलैंड से संबंधित और आर्द्रभूमि से संबंधित पूरा जो है बताया था। रामसर साइट का है, कब इसको लागू किया गया था, तो ये सब पूरा डिटेल्स में बताएंगे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो इसके बारे में तो कल वाला सेशन आप देख लीजिए। वैसे भारत में इस समय जो है पहले 85 वेटलैंड्स थे, अभी भारत में कल या 1 तारीख को 4 वेटलैंड्स और जुड़ गए हैं। जो 2 आपके कहां से जुड़े हैं, तमिलनाडु से जुड़े हैं, और एक आपका सिक्किम से और एक आपका झारखंड से। तो 4 वेटलैंड्स और जुड़ गए हैं, तो टोटल आपके 89 हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और रामसर साइट से संबंधित पूरा कल आपको डिटेल्स में बताया था, उसको जाकर के देख लीजिए। तो देखिएगा, ये 4 वेटलैंड जो जोड़े गए हैं, इसका नाम तो आप लोग कम से कम जान लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कह रहा सक्कर कोट्टई, ये देखिए सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। तो इसको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में। और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो ये ध्यान रखना है। उधवा झील जो है ये झारखंड में है आपका, इसको रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है। खेचोपलरी वेटलैंड जो है आपका सिक्किम में, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको वेटलैंड सूची में डाला गया है, रामसर सूची में डाला गया है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत में जो है 89 रामसर सूची में से सबसे अधिक अगर देखेंगे तो 20 आपके कहाँ हो गया है, तमिलनाडु में हो गया है। सेकंड स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग बताइएगा कि इस वर्ष जो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे, उसका थीम क्या था। कल हम आपको बताए हैं, आप नहीं जान रहे हैं तो जाके कल देखिएगा वीडियो कल वाला। अगला देखिएगा, आज का सेशन थोड़ा बजट से स्पेसिफिक बताएंगे क्योंकि बजट अभी वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया है। तो इससे संबंधित जानकारी जान लेना जरूरी होता है क्योंकि हर एग्जाम में जो है बजट से क्वेश्चन आता ही है। तो देखिएगा, कह रहा है बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो मखाना आप लोग जानते होंगे, उसके लिए जो उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड जो है गठित किया जाएगा। तो कहाँ किया गया घोषणा की बजट में कि इस राज्य में जो है मखाना बोर्ड बनेगा। विकल्प में है आपके गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर आपका रहेगा बिहार में जो है मखाना बोर्ड बनाने के लिए घोषणा की गई है बजट में। तो ध्यान रखना है, बिहार जो है मखाना का उत्पादन सबसे अधिक करता है, इसलिए जो है वहां मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण यहां से बनेगा। तो देखिएगा, मखाना के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए, संवर्धन के लिए और विपणन के लिए, मार्केटिंग में जो है सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है मित्र, इसको ध्यान से देखिएगा। बजट क्योंकि आने वाले आपके 1 साल में यहीं से इसी बजट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 में किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो किस योजना की घोषणा की गई है, वो भी किसके लिए, किसानों के लिए, फार्मर्स की सहायता के लिए। विकल्प में है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री कृषि मित्र योजना, अगला है प्रधानमंत्री कृषि धन योजना, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए किस योजना को बजट में शुरू किया गया, किसानों के लिए घोषणा किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, सॉरी धन धान्य कृषि योजना। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका योजना शुरू किया गया है। अब इसके बारे में डिटेल्स देख लेना, हमारा धर्म बनता है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि योजना जो है ये शुरू किया गया है कृषि जिला योजना का विकास,
इसके तहत। तो देखिएगा योजना में ये कहा गया है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, मित्र थोड़ा सा छोटा है लेकिन आप नहीं दिख रहा होगा तो देखने का प्रयास करिएगा, सुनने का प्रयास करिएगा। यह योजना निम्न उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम क्रेडिट मानकों वाले 100 जिलों में 100 जिलों को कवर करेगी। 100 जिलों में शुरू किया जाएगा जहां जो है निम्न उत्पादकता है, मध्यम फसल सघनता है और औसत से कम क्रेडिट मानक है, उस वैसे 100 जिलों में शुरू किया जाएगा। ये आपका डाटा भी इंपॉर्टेंट है, 100 जिलों में शुरू किया जाएगा। कृषि उत्पादकता को इससे योजना से लाभ होगा, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और इससे लाभ होगा कि इसका जो है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन होगा और सतत कृषि पद्धतियों को जो है अपनाने में मदद मिलेगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने में मदद मिलेगा। फिर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जो है फसल कटाई के पश्चात भंडारण जो होता है, स्टोरेज, उसमें जो है वृद्धि होगा। आप देखते होंगे हमारे यहाँ फसल होता है इंडिया में, उस फसल होने के बाद कईयों टन गेहूं या धान ऐसे फसल होते हैं जो सड़ जाते हैं, उनको रखने के लिए भंडारण क्षमता की कमी हो जाती है, तो उसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा, वो भी ब्लॉक लेवल पर और पंचायत लेवल पर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। सिंचाई की सुविधाओं को जो है बेहतर बनाया जाएगा इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत, और ऋण उपलब्धता को बेहतर बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कृषि जो बजट में जो कृषि से संबंधित बातें की गई है, ये आपका महत्वपूर्ण था। तो ये राज्य सरकारों की सहायता से केंद्र सरकार शुरू करेगा इसकी भागीदारी से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए 1.7 करोड़ 1.7 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है केंद्र सरकार तूर, उड़द कहते हैं इसे, और मसूर, ये तीन आपको दाल पहले नंबर याद रखना है, दलहन है तीनों। तो केंद्र सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के लिए कितने वर्षों के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है? दलहनों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, तो कितने वर्षों के लिए शुरू करेगी तो आपको बताना है। विकल्प में है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। सही उत्तर आपका रहेगा सी, 6 वर्ष के लिए ये मिशन शुरू किया जाएगा। तो आप देखिएगा क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में डिटेल्स। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा, वो भी कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष ये मिशन होगा। और तूर हो गया, उड़द हो गया और मसूर हो गया, इस पर विशेष रूप से जो है ध्यान केंद्रित करके हम लोग इस दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेंगे 6 वर्ष के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा भारत जो होता है, इंडिया दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत में देखते होंगे दाल जो है वो उसका जो जितना उत्पादन होता है और जिसका जो खपत होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण से हमको विदेश से जो है आयात करना पड़ता है। इसी कारण से देखते होंगे दाल जो है इतना महंगा है, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर तो इसमें देखिएगा केंद्रीय एजेंसियां जो है अगले 4 वर्षों में किसानों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन 3 दालों की अधिकतम खरीद करेगी। तो ये केंद्रीय जो एजेंसियां होती हैं खरीद करने वाली, वो देखिएगा अगले 4 वर्षों में अधिकतम खरीद करेंगी इन तीनों दालों की, तो ध्यान रखना है। जलवायु अनुकूल चीजों, प्रोटीन की मात्रा, उत्पादकता, फसल कटाई के बाद भंडारण और किसानों को आकर्षक कीमतों पर जो है भुगतान पर जोर दिया जाएगा कि मतलब किसानों को कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल सके उनके उत्पादन के लिए, उसके उत्पादों के लिए, जिससे किसान जो है मजबूत हो सके, सशक्त हो सके। तो जलवायु के अनुसार बीजों का विकास किया जाएगा एवं वाणिज्यिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी इस योजना के तहत, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बजट से ही है। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट का आवंटन हुआ है? सबसे अधिक बजट उसको एलोकेट किया गया है। तो आपको बताना है किस मंत्रालय को जो है सबसे अधिक बजट मिला है। विकल्प में है रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा वित्त मंत्रालय को जो है सबसे अधिक धन का आवंटन किया गया, बजट का आवंटन किया गया है। सेकंड स्थान पे आपका रक्षा मंत्रालय है। तो देखिएगा कितना कितना किया गया है दोनों मंत्रालय को। तो देखिएगा वित्त मंत्रालय को आपको 19.3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये आपका जो है महत्वपूर्ण डाटा है, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे किसको किया गया है? रक्षा मंत्रालय को। अब इसको याद कैसे करेंगे? बजट किसने पेश किया? आप कहेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो ऐसे याद कर लीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगर बजट पेश कर रही हैं
तो अब वही पेश कर रही, तो अपने विभाग को सबसे ज्यादा बजट आवंटित कर दी। तो ऐसे याद कर लीजिए कि वित्त मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट आवंटन हो गया, और रक्षा मंत्रालय को सेकंड स्थान पे 6.81 लाख करोड़। अब इससे जो है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और अदर देश को जो है उनके लिए एक संकेत है कि हम लोग बजट में जो है रक्षा में जो है कितना खर्च करने वाले हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये सब और भी डाटा है, इससे संबंधित आप देख लीजिएगा। तो अब इसके बारे में, बजट के बारे में कुछ विशेष बातें भी जान लेते हैं, क्योंकि बजट से क्वेश्चन आना तय है, वो आता रहता है हमेशा। तो देखिएगा, वित्त मंत्रालय ये हम आपसे बताएं 19.1 लाख करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया है। अब बजट 2025-26 निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी होता है। आप कहेंगे बजट का तो संविधान में वर्णन किया गया है कि नहीं किया गया है, तो हम कहेंगे बजट का संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। कहेंगे क्यों नहीं किया गया है, तो बजट क्यों हमेशा चर्चा में रहता है। हमारे संविधान में बजट के स्थान पे अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में वर्णन किया गया है। मतलब वार्षिक मतलब साल भर का वित्तीय फाइनेंशियल विवरण, मतलब उसका पूरा विवरण, तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 112 में। ये क्वेश्चन आपका पूछे कभी भी, तो आपको याद रखना कि ये हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। और ये जो बजट होता है वो पेश किया जाता है कहाँ? ओनली लोकसभा में। देखिए हमारे यहाँ संसद जो है 3 भागों से वैसे मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति मान लीजिए उस पर सिग्नेचर करते हैं, तो बजट को अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो उसको लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा में बजट कभी नहीं लाया जा सकता है। और आप पॉलिटी के अंदर पढ़े होंगे कि इसको बहुत कम अधिकार दिया गया है, बजट से संबंधित ना के बराबर अधिकार दिया गया है। इसको कभी डिटेल्स में आपको अलग टॉपिक में बताया जाएगा उसमें पॉलिटी के सेशन में। तो देखिएगा बजट का आकार क्या है, 50,65,345,345। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना करोड़ का जो है बजट टोटल बजट का आकार रहा है। कितना? 50,65,345 करोड़ रुपए का। कुल प्राप्तियां देखेंगे, कुल प्राप्तियां मतलब कितना हमको प्राप्त होने वाली है। बजट क्या होता है पहले जानिए, बजट क्या होता है? आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय। ये आप जानते होंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि एक शब्द में बताइए, एक लाइन में बताइए कि बजट क्या होता है, तो आय माइनस व्यय होता है। अगर आपका आय ज्यादा है व्यय कम है तो आप लाभ में रहेंगे। सही कह रहा हूं कि नहीं? मान लीजिए 10,000 कमा रहे हैं आप, और 10,000 कमा रहे हैं, उसमें से 6,000 आप जो है खर्चा कर दे रहे हैं, तब भी आपका 4,000 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो 4,000 आप जो है लाभ में रहेंगे। तो ये होता है आपका मतलब बजट तो 10,000 का हो गया, लेकिन आपका आय जो है 10,000 आया, 6,000 आपका खर्च हो गया, 4,000 आपका लाभ हुआ। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। और देखिए तो कुल प्राप्तियां आपको कहां मिला? 34.96 लाख करोड़ का कुल प्राप्तियां हुई, अगर उधार को जो है छोड़ दिया जाए उसके अलावा। कुल व्यय देखेंगे तो 50.65 लाख करोड़ का व्यय होना है, ये अनुमान का लगाया गया है 2025-26 के बजट में। यानी अभी जब बजट पास हो जाएगा तब तो ये इसका व्यय होगा। तो ये 50.65 लाख करोड़ रुपया हम लोग अनुमान लगाए हैं कि इतना हम खर्च करने वाले हैं अब की वर्ष में। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% है। ये आपका याद रखना, ये डाटा आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, तो 4.4% है। ये रहने का अनुमान है, ये भी आपको ध्यान रखना, तो अनुमान ही पूछा जाएगा। बजट का थीम था सबका विकास। सॉरी देखिएगा, सबका विकास था कि हाँ सॉरी सबका विकास था, ध्यान रखना। ये तो सबका विकास इसका थीम था। 12 लाख रुपए पर आयकर नहीं लगेगा, इसमें बजट में कहा गया है। ये आपका डाटा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कितने रुपए पे जो है बजट लगा, ये कहा गया है कि नहीं लगेगा, तो 12 लाख रुपए आपको ध्यान रखना है। 4 लाख तक शून्य कर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी इसको देखते हैं तब आपको बताते हैं ये इसका मतलब क्या होता है। कह रहा 4 लाख से लेकर के 8 लाख अगर कमा रहे हैं आप तो 5% टैक्स देंगे। समझिए बात को पहले पूरा बढ़िया से, तब आप अभी बताते हैं आपको। 4 लाख से 8 लाख कमा रहे हैं 5% टैक्स देंगे। 8 लाख से 12 लाख कमा रहे हैं तो 10% टैक्स देंगे। 12 लाख से 16 लाख कमा रहे हैं तो 15% टैक्स देंगे।
16 लाख से जो है 20 लाख कमा रहे हैं तो 20% टैक्स देंगे। 20 लाख से 24 लाख अगर कमा रहे हैं तो 25% टैक्स देंगे। और 24 लाख से अगर ऊपर कमा रहे हैं तो 30% जो है टैक्स देंगे आप। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर 24 लाख से चाहे जितना भी ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको 30% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, अभी कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए पर आयकर नहीं लगेगा, फिर कह रहे हैं 4 से 8 लाख रुपया जो है उस पर 5% लगेगा। तो ये नहीं समझ में आया बात। हाँ तो सुनिए, बता रहे हैं क्यों नहीं समझ में आया। कह रहा 12 लाख रुपए पर जो आयकर नहीं लगेगा, तो 12 लाख मान लीजिए आप कमाए, उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगा आयकर के रूप में। लेकिन 12 लाख के बाद अगर 4 लाख से लेकर के 8 लाख कमा रहे हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा उसके बाद। तो ये है इसका मतलब मेन। और उसके ऊपर फिर बढ़ते जाएंगे तो ये आपका 8 से 12, 12 से 16 ये आपका टैक्स स्लैब है। तो ध्यान रखना है। अब इसके बारे में कुछ बजट पेश हुआ तो कुछ पीछे वाली बातें भी जान लीजिए कि कब से बजट पेश हो रहा है। वैसे बजट का इतिहास तो बहुत पुराना है, 1860 से ही इसका इतिहास है। लेकिन हम आपको स्वतंत्र भारत का बजट से ही शुरू करते हैं बताना। 1947 में जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी। तो यही बजट पेश किए थे उस समय। लेकिन भारत गणतंत्र कब हुआ, अभी हम आपको 2-3 बार पीछे बता चुके हैं। तो ये गणतंत्र भारत कब हुआ था, मतलब रिपब्लिक कब हुआ था, तो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था। उस समय जो है पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना दोनों। फिर और डाटा देखिएगा, सर्वाधिक बार अगर कोई बजट पेश किया है तो मोरारजी देसाई जो 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, पूछे जाने की पूरा संभावना है। अगर वित्त मंत्री वर्तमान की वित्त मंत्री देखेंगे तो निर्मला सीतारमण ये पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जो पूर्ण मंत्रालय, इनको जो है वित्त मंत्रालय का पूर्ण कार्यभार दिया गया है। वैसे प्रथम अगर देखेंगे बजट कौन पेश किया था लेडीज में, वो भी तो इंदिरा गांधी जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनके द्वारा ये कार्यवाहक वित्त मंत्री थी। उनके द्वारा पेश किया गया था बजट, प्रथम फीमेल के रूप में कार्यवाहक वित्त मंत्री। तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी ये इनके पास पूर्ण जो है वित्त मंत्रालय का पूर्ण कार्यभार है निर्मला सीतारमण के पास। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से अगर कोई वित्त मंत्रालय संभाला है पहली महिला तो कौन है, निर्मला सीतारमण है। इनका ये 8वां बजट था। तो ये ध्यान रखना है। सबसे लंबा बजट भाषण अगर अभी तक कोई दिया है तो निर्मला सीतारमण द्वारा ही दिया गया है। 2020 में जो है 2 घंटा 40 मिनट का इन्होंने लेक्चर दिया था बजट पे, बजट भाषण के रूप में। 2 घंटा 40 मिनट यानी 3 घंटा के करीब, जो थोड़ा सा कम रह गया 3 घंटा में। रेल बजट को आम बजट से अगर अलग कर दिया गया था तो कब किया गया था, 1924 में एक वर्ष समिति आई थी, उसके द्वारा जो है पहले क्या होता था, रेल बजट और आम बजट को जो है अलग कर दिया। अब पहले एक ही में पेश किया जाता शुरू में, फिर इसको क्या हुआ, रेल मंत्रालय का बजट जो है ज्यादा होने लगा तो ये कहा गया कि इसको अलग करके पेश किया जाए। तो रेल बजट को आम बजट से जो अलग कर दिया गया था 1924 में एक वर्ष समिति। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। और रेल बजट को आम बजट में फिर से जो है अभी रिसेंटली 2017-18 के बजट में एक में कर दिया गया। वो भी कौन किया था, जो आपके वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने जो है पहली बार, अरुण जेटली 2017 में यही वित्त मंत्री थे, तो अरुण जेटली द्वारा जो है इस रेल बजट को और आम बजट को एक में 2017-18 में मिला करके पेश किया गया था। और इसके लिए सिफारिश कौन किया था, तो विवेक देवराज समिति था, उन्होंने ये सिफारिश किया था। तो ये भी ध्यान रखना, विवेक देवराज समिति के सुझाव पर रेल बजट और आम बजट को एक में करके पेश किया गया था। अगला देखिएगा, अब देखिएगा बजट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है सरकार की वेबसाइट से ही मैं निकाला हूं, तो इसको देख लीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका बजट की पूरी एक समरी आपको यहीं मिल जाएगी। तो आप निश्चित रूप से इसको एक बार सरसरी निगाह से देख जरूर लीजिएगा कि क्या क्या बजट में कहा गया है। 1 लाख रुपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसमें मध्यम वर्ग परिवारों की आय खपत में जो है वृद्धि होगी, आय व खपत में जो है वृद्धि होगी। फिर अगला कह रहा है वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। तो आप लोग मत खुश होइए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है खास करके, क्यों,
क्योंकि जो है आप लोग अभी कमा नहीं रहे कि इतना हम टैक्स पे करते हैं। जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन आप स्टूडेंट के लिए शायद नहीं है। हमको लग रहा है कम ही लोग हैं कि इससे प्लस कमाते होंगे जो स्टूडेंट लाइफ में। तो इनको जो है करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों को पहचान की गई है। कल ये क्वेश्चन आपको हम बता दिए थे कि बजट में 4 इंजन के रूप में किसे किसे रखा गया है। कृषि को, एग्रीकल्चर को, एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को, तो इसको रखा गया है। निवेश, इन्वेस्टमेंट को रखा गया है, और निर्यात को रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 इसके जो है इंजन के रूप में, विकास इंजन के रूप में भारत इसको रखा गया है। इसके बारे में ये क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा, यहां से भी, यहां से भी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा। तो आपको बता दें, देखिए 1.7 करोड़ हम शायद वहां आपको बता दिए थे, वो किसान है। 1.7 करोड़, 1.7 करोड़ है, मतलब किसान उससे लाभान्वित होंगे। शायद हम बजट अलर्ट बता दिए थे। तो अरहर हो गया, उड़द हो गया व मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। ये आपसे हम पहले ही अभी क्वेश्चन के रूप में बता दिए थे। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से 5 लाख तक जो है लोन मिलेगा। आप जानते हो किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम है, जस्ट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। आपको बताना कब ये लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या होता था, अभी तक 3 लाख रुपए तक आपको जो है ब्याज मिलता था, लोन मिलता था, सॉरी। तो जो क्या होता है, अब इसको 5 लाख, 3 से 2 लाख इसमें बढ़ा करके अब इसका क्या कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है। तो ये भी किसानों के लिए अच्छी बात है। अगला देखिएगा, इसी में वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है। इसमें वित्त वर्ष 26 में 4.4% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। ये एमएसएमई के लिए जो है अच्छी बात है। मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व बृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। ये आपको हम बता दिए थे। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी, लैब खोला जाएगा, लेबोरेटरी। तो ये भी ध्यान रखना अगले 5 वर्षों में। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने जो है, कितने हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं या लैब खोलने के लिए बात की गई है बजट में। तो 5 वर्षों में कहा गया है 50,000, 5 के आगे 0 लगा दीजिए, 50 हो गया। तो ये आपको दोनों याद हो जाएगा ऐसे। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ है शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। तो 500 करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेट किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बातें हैं बजट से संबंधित। जो समरी आप कह सकते हैं, यहीं से आपका पूरा अगर देखेंगे तो 95% क्वेश्चन इसी जो बता रहे हैं आपको डाटा, इसी डाटा से पूछा जाएगा। उसके सिवाय आपका सारी डाटा जो गहराई की होती है, वहां से क्वेश्चन बहुत कम संभावना रहता है कि पूछा जाता है। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ है शिक्षा के लिए आपको पहले बता दिए। बैंकों से ऋण में वृद्धि सहित पीएम स्वनिधि 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा। उसके बाद गिग वर्कर होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। गिग वर्कर्स मतलब आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक मैकेनिकल है, एक मिस्त्री है, तो कोई आपको कॉल किया कि हाँ यहाँ हमारा ये चीज खराब हो गया है, आपको आना है बनाने। आप गए वहां 200, 400, 600, 1000 जो भी आपका पेमेंट हो वहां से लेकर के फिर दूसरा कहीं कॉल आ गया वहां चले गए। तो ये होता है गिग वर्कर्स। इस तरह से मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में जो आप मतलब दैनिक रूप से इसी तरह से कार्य करता है, उसी को गिग वर्कर्स कहते हैं। तो इसकी पहचान पत्र दिया जाए गिग वर्कर्स को। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण विकास केंद्र के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये विकास केंद्र के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि दिया जाएगा। अगला है 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ है
लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अणु ऊर्जा मिशन, ये देखिएगा 20,000 करोड़ रुपए के लिए इसका एलोकेट किया जाएगा इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो ये ध्यान रखना है किसके लिए, अणु ऊर्जा मिशन के तहत। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा। उड़ान योजना वही है जो हवाई, यही कहा गया था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। लेकिन आपको पता होगा इस समय जो है रेल यात्रा कितना महंगा, प्लेन यात्रा कितना महंगा हो गया। और ये देखिएगा ये 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और 1 लाख आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ स्वामी निधि जो है दिया जाएगा। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना है। पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा जो पांडुलिपि होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ा करके 100% किया जाएगा। ये काफी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेश से जो है आके निवेश करते हैं बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस कवरेज के क्षेत्र में, तो उनको क्या अभी क्या है, वो 74% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं बीमा क्षेत्र में। अब इसको बढ़ा करके 100% कर दिया जाएगा। यानी विदेश से कोई कंपनी आ रहा निवेश करने, वो 100% जो है एफडीआई में, इस बीमा क्षेत्र में जो है निवेश कर सकता है एफडीआई के रूप में। ये भी ध्यान रखना है आपको। विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर अपराधीकरण के रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा। संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़ा करके 4 साल किया जाएगा। जो रिटर्न की समय सीमा होती है 2 से बढ़ा करके 4 किया जाएगा। टीसीएस भुगतान में देरी अब अपराध नहीं किया जाएगा और टीडीएस 2.4 लाख रुपए से बढ़ा करके 6 लाख रुपए किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिनका टीडीएस कटता होगा वो उनके लिए अच्छी बात है। कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क जो है से छोड़ दी गई है। तो जो कैंसरकारी दवा होते हैं, कैंसर के रूप में काम करते हैं, और असाधारण रोग जो होते हैं और अन्य गंभीर रोग जो होते हैं, उनके लिए जो बीमा से सीमा शुल्क होता है उनसे जो है छूट दे दी गई है। आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ा करके 20% किया गया है। ओपन सेल्स पर बीसीडी में 5% की कमी आई है। तो बीसीडी मतलब वही बुनियादी सीमा शुल्क, तो उसमें एक ध्यान रखना है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ओपन सेल्स पर बीसीडी में छूट है। बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट दी गई है। थोड़ा सा हो सकता है आवाज मित्र आ रहा हो, तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। आप अपना लेक्चर ध्यान से देखिएगा। जहाज निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चा सामग्री और घटकों पर 10 साल के लिए बीसीडी में छूट दिया जाएगा। फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी को 30% से घटा करके 5% किया गया है और फिश हाइड्रोलिसेट पर 15% से घटा करके 5% किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो बेसिक बातें आपको हम बजट से संबंधित जो था उसको तो बता ही दिए। अब इसको आपको आपकी जिम्मेदारी, आप ध्यान रखिएगा और देखिएगा। यहाँ एक डाटा है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है कि अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा आ रहा तो कहाँ से पैसा आ रहा है और परिवार में किसको किसको हम जो है खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक कमाने वाले घर के परिवार हैं, तो कितना बच्चों के पढ़ाई में जा रहा है, कितना जो है दवाई में जा रहा है। तो ये सब के बारे में जो है कहाँ से हमको पता चला है, मतलब एक अगर पैसा जितना आ रहा तो उसका कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। तो ये आपको देख लीजिए यहाँ से। जैसे भारत सरकार को देखेंगे, अगर 1 रुपया भारत सरकार कमा रही है तो कहां से कमा रहे, 24 रुपया जो है 24 पैसा, 1 रुपया अगर लिए हैं तो 24 पैसा हो जाएगा। 24 पैसा वो उधारी और लायबिलिटी उसको जो है उसको मिल रहा है। भारत सरकार मतलब इतना ज्यादा कर्ज ले रही, 24 रुपया तो खाली भारत सरकार की जो आय है 24 पैसा मतलब रुपया निकल जा रहा। तो उसको देखिएगा, 24 पैसा आपको जो है बारोइंग से मिले, उधारी से मिल रहा है।
और इनकम टैक्स से 22 पैसा मिल रहा है आपको। 1 रुपए में से 22 पैसा आपको जो है इनकम टैक्स के रूप में मिल रहा है, आयकर के रूप में। वस्तु और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है उससे 18 पैसा आपको मिल रहा है। और कारपोरेशन टैक्स जो निगम कर होते हैं, जो कंपनियां पे करती हैं, उससे 17 पैसा आपको मिल रहा है। और ये सब तो आप देख लीजिएगा, ये चारों आपको ध्यान रखना है। ये सीरीज आपको लगाने का आवश्यकता है कि मतलब कौन से सबसे ज्यादा आय कहां से आती है, तो ये चारों आपको याद रखना है। बारोइंग से 24 पैसा, इनकम टैक्स से 22 पैसा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 18 पैसा, कारपोरेट टैक्स से जो है आपको 17 पैसा है। और आप तो कमा लिए पैसा, अब उसको खर्च कहाँ कहाँ होना आप देखिएगा, कहाँ कहाँ हमारा पैसा जाता है उसको इस तरह से देखिए। 22 ये देखिए 22 पैसा जो आपका 22 पैसा आपका देखिएगा, ये थोड़ा सा पेन में हमको लग रहा है दिक्कत हो गया। 22 पैसा आपको स्टेट को जो आपको शेयर करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और आपका इंटरेस्ट जो है पेमेंट होता है 20 पैसे का। ठीक है, बोर्ड में शायद थोड़ा सा ये देखिएगा, इसको रहने दीजिए। 22 पैसा आपका जो है स्टेट को देने में लगता है, तो ध्यान रखना है ये। और 20 पैसा आपका इंटरेस्ट पेमेंट करने में लगता है। अगर मान लीजिए आप खर्च कर रहे हैं पैसा, तो 22 रुपया तो आपको शेयर कर दे रहे हैं टैक्स और ड्यूटीज के रूप में राज्यों को। 20 रुपया आपको कहा जा रहा है इंटरेस्ट, जो आप यहां से इतना ब्याज लिए हैं, जो यहां से आप इतना ब्याज लिए हैं, यहां से आप कर्ज लिए हैं, जो यहां इंटरेस्ट पेमेंट करने में 20 पैसा ही आपका चला जा रहा है। और 16 पैसा आपको सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसमें 16 पैसा आपका खर्च हो जाता है। 8 पैसा आपका फाइनेंस कमीशन जो है राज्यों को अलॉट करता है, उसके तहत चला जाता है। और ये सब है आपका, देख लीजिएगा इसको। वैसे 4 ये आपका डाटा महत्वपूर्ण है। 22 पैसा राज्यों को दे रहे हैं, 20 पैसा आपको जो है इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, 16 पैसा आपको जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है, 8 पैसा आपको जो है वित्त मंत्रालय के तहत, वित्त मंत्रालय ने वित्त आयोग के तहत जो राज्यों को दिया जाता है उसमें खर्च कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये देखिएगा कुछ बजट से संबंधित जो है रिसिप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट इसको देख सकते हैं, बहुत आपके लिए शायद उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो जरूरी था बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किस देश की टीम ने जो है जीता है? तो आपको बताना है ये किस देश की टीम ने जीता है। विकल्प में है मलेशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। सही उत्तर आपका रहेगा भारत देश द्वारा जो है, भारत देश की महिला टीम द्वारा ये T20 विश्व कप 2025 जो है जीता गया। इसका ये सेकंड एडिशन था, दूसरा संस्करण था, तो ध्यान रखना है। कहाँ हो रहा था? मलेशिया में इसको आयोजन हुआ। दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है, मतलब इसने जीता है। ये रनर अप कौन रहा है? दक्षिण अफ्रीका रहा, साउथ अफ्रीका रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में। मलेशिया में आयोजन हुआ 18 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक। इसका मतलब आज 3 है तो कल तक इसका आयोजन हुआ। आज हम आपको इसको बता रहे हैं। सेकेंड एडिशन था, हम आपको ये भी बता दिए। इसको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देखेंगे तो गोंगड़ी तिरसा थी, जो भारत की ही खिलाड़ी है। और गोंगड़ी तिरसा ने ही सर्वाधिक रन जो है चटके थे, लगभग 309 रन इन्होंने जो है मतलब चटके नहीं तो बनाए थे। और सर्वाधिक विकेट अगर कोई लिया था तो बैसड़ी शर्मा ने जो है सर्वाधिक विकेट लिया है, लगभग 17 विकेट इन्होंने जो है लिए थे। तो ध्यान रखना इसके बारे में। देख लीजिए अब मलेशिया कहाँ हो रहा था, तो मलेशिया ये आपका है, ये जो पीला वाला थोड़ा कलर हल्का देख रहे हैं, ये मलेशिया आपका है। ये इसकी राजधानी कुआलालंपुर है, तो ध्यान रखना है। यही इसका आयोजन हुआ था। अगला है WHO के अनुसार आनकोसेरसियासिस, ये एक बीमारी है, तो इससे कह रहा मुक्त होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश इस बीमारी से मुक्त हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो कह रहा नाइजीरिया, केन्या, इथियोपिया। तो दोनों में से, चारों में से आपको बताना है कौन सा देश जो है इससे मुक्त हो गया है। सही उत्तर आपका रहेगा नाइजर, तो ध्यान रखना है नाइजर। अब इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। इसको जो है
आंकोसर्सियासिस को जो है रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ये जो है ये याद रखना, इसका नाम ही आपसे पूछा जा सकता है। ये संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से होने वाला परजीवी रोग है, पैरासिटिक डिजीज है। इससे अंधापन हो सकता है। अभी आपका इसका इमेज भी दिखा देते हैं, इससे बीमारी से किस तरह से अंधापन हो सकता है। आंकोसर्सियासिस से जो है मुक्त होने वाला अन्य देश देखेंगे तो कोलंबिया हो गया जो दक्षिण अमेरिकी देश है, इक्वाडोर हो गया ये भी अमेरिकी देश है, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ये सब जो है इससे मुक्त हो चुके हैं। अभी अफ्रीका का पहला देश कौन बना है इस बीमारी से मुक्त होने वाला? तो आपका नाइजर है, सॉरी। देखिएगा, नाइजर और नाइजीरिया दोनों दो देश है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो WHO जो है आंकोसर्सियासिस से नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था, कब? 1976 में चलाया था। तो ध्यान रखना है, अभी जो है 5-6 देश इससे मुक्त हो चुके हैं। कब से प्रयास कर रहा है? 1976 से ये प्रयास किया जा रहा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसी कारण से जो है हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको दोनों ध्यान रखना है। अब एक सेकंड, ये देखिएगा, इसका नाइजर का आपका मैप है। अफ्रीकी देश है, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, चाड हो गया, इसके आसपास जो है नाइजीरिया इसके नीचे है, माली हो गया, ये सब इसके आसपास देश हैं। इसकी राजधानी अगर देखेंगे तो ये देखिएगा नियामे इसकी राजधानी है। तो ध्यान रखना है। ये देखिएगा आंख जो है आपका, सही आंख से कैसे कैसे ये बीमारी होगा तो कैसे कैसे ये बदलते बदलते आपका आंख खराब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अगला है 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनोज कुमार ने संन्यास ले लिया। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो विकल्प में है शूटिंग, बॉक्सिंग, टेनिस, हॉकी। सही उत्तर आपका रहेगा ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी थे जो ओलंपियन भी हैं, ओलंपिक पदक भी जीत चुके हैं। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कहां से? हरियाणा से। तो मनोज कुमार बॉक्सिंग में 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुके हैं और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। अर्जुन अवार्ड उनको 2014 में दिया जा चुका है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये आपका इमेज है इनका, मनोज कुमार का। तो ये आज का सेशन दोस्त यही रखते हैं। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा रहा हो, लेकिन आपके लिए इतना जरूरी था वीडियो कि मतलब यहाँ से आप आज की वीडियो से आप देखेंगे, इसको नोट करके कहीं लिख लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।